हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम अपना लेसन कर रहे हैं जलवायु। तो जलवायु के अंदर हमने पहले दो भागों के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार से जलवायु और मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, और एक लंबे समय अवधि के अंदर जो मौसम की अवस्थाएं रहती हैं वही क्या आगे चलकर बन जाता है जलवायु। यानी कि अगर 30 वर्ष से अधिक समय के अंदर अवधि के अंदर जब मौसम की एक विशेषता बनी रहती है तो उसको क्या कहते हैं, जलवायु बोल दिया जाता है। तो आपको पता है कि इसके जो तत्व हैं वो भी सेम हैं। मौसम और जलवायु दोनों में ही एक जैसे तत्व हैं, जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन आर्द्रता तथा वर्षण, ये सभी इसके क्या हैं, तत्व हैं। तो हमने फिर पढ़ा कि किस प्रकार से कि एक ही समय के अंदर भारत की ही अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार का तापमान पाया जाता है। तो अब बात करेंगे कि मानसून का आगमन और उसकी वापसी किस प्रकार से होती है। तो बात करें, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अल नीनो क्या है। तो इसके बारे में पढ़ा हमने कि अल नीनो क्या है। तो आप जान गए होंगे कि ठंडी पैरो जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर एक गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया गया है। तो क्या है कि जहाँ पर ठंडी जलधारा जो पेरू, जो एक ठंडी जलधारा है, और उसके स्थान पर अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, लगातार नहीं बनी रहती, बल्कि वो फिर से क्या हो जाती है, ठंडी जलधारा हो जाती है। तो इस प्रकार क्या कहता है कि जब अस्थायी तौर पर वहाँ पर धारा उसकी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी कि वहाँ का तापमान, समुद्र का सतह का तापमान जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसको क्या बोल दिया गया, एल नीनो बोला गया है। तो चलो बच्चों, आज हम आगे पढ़ते हैं कि मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये संपन्नमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। तो क्या कहता है कि अलग अलग प्रकार की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, जो मानसूनी पवनें हैं इनको प्रभावित करती हैं। तो क्या करती हैं, इनको प्रभावित करती हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से वायुमंडलीय जो अवस्थाएं हैं ये किसी भी प्रकार का जो मौसम है उसको प्रभावित करता है। तो हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर भी वायुमंडलीय दाब के बारे में हमने पढ़ा था। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर इसका समय क्या है, जून के आरंभ से लेके और मध्य सितंबर तक, और इसके अंदर कितने दिनों तक ये तापमान बना रहता है, 100 से 120 दिनों के मध्य के अंदर। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि मानसून आया है, तो ये क्या है कि जो सामान्य वर्षा होती है हमारे इलाके के अंदर, वो अवस्था बढ़कर क्या होता है कि अचानक से बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक वो वर्षा होती रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, मानसून का विस्फोट या प्रस्फोट भी कहा जाता है, तथा इसे मानसून वर्ष बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्य जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो जून के प्रथम सप्ताह के अंदर है, तो भारत के अंदर क्या होता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दक्षिणी छोर से, तो कहाँ से, दक्षिणी छोर, केरल के नीचे वाले हिस्से से क्या होता है कि ये मानसून जो पवने हैं वो प्रवेश करना भारत के अंदर शुरू करते हैं। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास
मुंबई पहुंच जाती हैं। तो कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर कहाँ पर पहुंच जाती है? मुंबई के पास पहुंच जाती हैं। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती हैं। तो जून के प्रथम सप्ताह में जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो ऊपर से जो ये धाराएं गुजरती हैं, तो वो कहाँ प्रथम सप्ताह में मानसूनी धाराएं कहाँ पर पहुंच जाती हैं? जून के प्रथम सप्ताह में असम में प्रवेश कर जाती हैं। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। तो पर्वतों से टकराकर ये क्या होती हैं? हवाएं जो हैं वो मैदानी इलाके यानी कि गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती हैं। तो अब क्या कहता है कि जब आपको पता है कि जून के मध्य में अधिकतर क्षेत्रों के अंदर वर्षा जो है वो होने लग जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती हैं ये दोनों ही दोनों गंगा के मैदान के अंदर कहाँ मिलती हैं? गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में दोनों जो धाराएं हैं ये आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, तो क्या कहता है? जून के अंतिम सप्ताह में कहाँ पर पहुँचती है? दिल्ली के अंदर पहुँच जाती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली में जो मानसून है वो कब पहुंचता है? तो आप बता सकते हैं कि जून के अंतिम सप्ताह के अंदर पहुंचता है। और अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यही मानसून जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर भारत के उत्तरी भाग में यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। यानी कि हम बात करें तो जून के अंदर ये मानसूनी पवनें जो हैं ये चलनी शुरू होती हैं। कहाँ से प्रवेश करती हैं? ये हमारे दक्षिणी छोर से प्रवेश करती हैं और 10 दिनों तक ये मुंबई तक पहुंचती हैं। और उसके बाद क्या कहता है कि मध्य जून के महीने में ये कहाँ पर पहुंच जाती हैं? ये पहुंचती हैं हमारे सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के आसपास के इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में। और उसके बाद क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी की पवनें हैं वो भी दूसरी ओर से आकर प्रवेश करती हैं और गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर ये आपस में मिल जाती हैं और इन इलाकों में ये वर्षा करती हैं। और हम बात करें फिर कि जुलाई के महीने में ये जो मानसून है ये हिमाचल प्रदेश और बाकी के हिस्सों में भी प्रवेश कर जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है यानी कि क्रम के अनुसार ये जो प्रक्रिया चलती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। यानी कि उत्तर पश्चिमी जहाँ पर ये सबसे लास्ट में पहुँचे थे उन इलाकों से शुरू हो जाती है। किसकी? मानसून की वापसी। वो क्या था? मानसून का आना था और ये उसकी वापसी है यानी कि दोबारा वापस जाने। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीपीय भाग से कब हटता है ये? मध्य अक्टूबर में। कब पीछे की ओर मुड़ जाता है? मध्य अक्टूबर में। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। तो दिसंबर तक ये जो मानसूनी पवनें हैं ये पूरी तरह से वापस चली जाती हैं। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो क्या कहता है कि जो द्वीप होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो ये कहाँ के लिए है? द्वीपों के लिए।
मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। तो क्या कहता है कि जब द्वीपों के ऊपर क्या होता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय के अंदर क्या हो रहा होता है कि शेष जो भारत है वो शीत ऋतु के प्रभाव में आया हुआ होता है। अब बात करते हैं, तो ये बात थी हमारी किसके बारे में, मानसून का आगमन और उसकी वापसी किस प्रकार होती है और किस किस महीने में होती है। आपको पता है कि जून जुलाई के अंदर इसका आगमन होता है भारत के अंदर, और वापसी सितंबर से अक्टूबर महीने के अंदर होती है। अक्टूबर महीने के अंदर जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ से भी मानसून पीछे हट जाता है। अब बात करेंगे ऋतु के बारे में। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो क्या होता है कि एक ऋतु से अगर दूसरी ऋतु में जाना है तो क्या होता है कि मौसम में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात है कि समुद्री तट के जो इलाके हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान हमेशा लगभग एक जैसा बना रहता है। वहाँ पर ऋतु परिवर्तन काफ़ी कम देखने को मिलता है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। तो इस प्रकार इसको 4 भागों में बांटा जा रहा है। पहले हम पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में कि शीत ऋतु क्या है और इसका आगमन कब से उत्तरी भारत के अंदर होता है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तो कब से रहती है? उत्तरी भारत के अंदर मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु का समय रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं। तो भारत के उत्तरी भाग में सबसे ठंडे महीने कौन से गिने जाते हैं? दिसंबर और जनवरी। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि शीत ऋतु के अंदर दिन थोड़े गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि इस ऋतु में, शीत ऋतु में, जो व्यापारिक पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है। तो तभी क्या होता है? वर्षा कम होती है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ से ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो क्या कहता है कि केवल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इसी कारण क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम डीपली समझ सकते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं।
सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। ये शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों में पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीत काल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो महावट किसको कहा जाता है? जो शीतकाल के अंदर वर्षा होती है। तो स्थानीय तौर पर इसको क्या नाम दिया जाता है? महावट। और ये जो वर्षा है कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल। आपको पता है कि सर्दी की ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार क्या कहता है कि जो समुद्री पवनों के कारण क्या होता है, प्रायद्वीपीय भागों के अंदर जो मौसम है उसमें विशेष परिवर्तन नहीं आता। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, कौन सी गति के कारण? आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में जो अब समय चल रहा है ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर उत्तरी भाग के अंदर जो तापमान है वो मई महीने तक काफ़ी अधिक बढ़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो क्या कहता है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं यानी कि समुद्री तटीय इलाके जो हैं उसमें क्या होता है, समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान में कम परिवर्तन होता है और ये इतना गर्म नहीं होता। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो अब बात करेंगे हम लू। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, क्या है? ग्रीष्म काल का एक सबसे प्रभावी लक्षण क्या है? लू है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो एक दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि
भी होती है, यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है, ओलावृष्टि भी होने लग जाती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल वैशाख, तो क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं, जो हिमवृष्टि होती है उस समय के अंदर, या जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल के अंदर, जिसको हम अप्रैल और मई के महीने में जो होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, वैशाख महीने के कारण उसको काल वैशाख का नाम दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। आम के जल्दी पकने के कारण क्या है, कर्नाटक और केरल के अंदर पूर्वी मानसूनी वर्षा के कारण, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा भी बोला जाता है। तो इसको दो तीन नाम दिए गए। पहली बात तो क्या कहता है कि इस मौसम को उत्तरी भारत के अंदर क्या बोला जाता है, लू भी इसको अंदर चलती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो उसके साथ ही जैसे ही थोड़ी बहुत हल्की बारिश और ओलावृष्टि या मूसलाधार बारिश होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर उसको बोला जाता है काल वैशाख, और कर्नाटक और केरल में इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जैसे हमने पढ़ा था कि जून के महीने में इसका आगमन होता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व में व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसिनराम, आपको पता है कि जो मेघालय है उसके अंदर जो एक क्षेत्र है मानसिनराम, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय के अंदर पीली मिट्टी है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी है कि वहाँ पर होने वाली, जिसको हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, तो उसका कारण है वहाँ पर होने वाली सबसे अधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में, जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान के इलाके में काफ़ी कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम, यानी कि जब वर्षा के अंदर विराम आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो उस समय के अंदर इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं।
विभिन्न कारणों से गर्त में उसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलाग्रह क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अवस्थित होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। तो क्या कहता है कि जो कृषि कार्य है उनको ऊपर भी काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है। मानसून की वापसी यानी कि परिवर्तनीय मौसम अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिणी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्य कवार की उष्ण, तो क्या कहते हैं, इसे सामान्य कवार की उष्ण के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि मौसम जो है असह्य यानी कि असहनीय बना रहता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तो अब बात करें कि मानसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मानसिनराम। सेट तो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। इनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उच्च कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत के अंदर 4 प्रकार के मौसम हैं और उनके अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होता है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के संगम आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। इनके कारण बड़े
पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि जो मौसम के अंदर परिवर्तन और जो मानसून का आगमन और वापसी दोनों के अंदर मौसम के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आता है और वो क्या क्या अपेक्षाकृत प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर डालते हैं। अब बात करते हैं वर्षा का वितरण, यानी कि वर्षा कौन से इलाके में किस प्रकार से होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मानसिन राम जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक भारत के अंदर वर्षा होती है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी भारत में। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम वर्षा होती है। तो ये अब क्या कहता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, यानी कि जहाँ पर आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम ये क्षेत्र आते हैं, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। इन इलाकों के अंदर क्या होता है कि वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो इस इलाके के अंदर क्या है कि वर्षा काफ़ी कम होती है, जिसकी मात्रा कितनी है? 60 सेंटीमीटर से भी कम है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी पड़ता है कि सबसे अधिक बाढ़ें कौन से इलाकों में आती हैं। तो आपको पता है कि उत्तर पूर्वी का पूर्वी भाग जो भारत का है वहाँ पर बाढ़ें अधिक आती हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। मानसून एकता का परिचायक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के, अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो तीनों ओर से समुद्र के पानी से घिरा होता है। केवल एक ही साइड जो है उसको स्थल लगता है। समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस प्रकार प्रभाव के कारण, इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनके संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उनका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इनका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही वर्षा होती है तो तीज के त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं।
काल बैशाखी का जो त्यौहार है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो ये सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? मानसूनी पवनों के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की क्रिया में भी तेजी लाते हैं। तो ये मानसूनी पवनें और क्या करती हैं? तो जितने भी कृषि कार्य हैं वो इन्हीं पवनों के ऊपर निर्भर करते हैं। इन संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध देती है। तो इसी कारण क्या है कि पूरे भारत देश के अंदर ही तो इसके आगमन की प्रतीक्षा की जाती है, जिसके लिए क्या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत जो है वो इन्हीं पवनों के साथ जुड़ा हुआ है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो ये पवनें आती हैं, तो ये जो पवनें हैं कौन सी? मानसूनी पवनें, ये पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो देती हैं। तो इस लेसन को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है और इसको करना है। इसके क्वेश्चन आप इसके अंदर से ही बनाएंगे। जो तीनों वीडियो हैं वो आप ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जहाँ से नहीं आए तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।